सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय बेहद संजीदा भी है, दिलचस्प भी है और नतीजा तय करेगा कि यह दुखद है या सुखद भी है। हम दरअसल बात कर रहे हैं इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय से अपने खोए हुए गौरव, खोए हुए वजूद को वापस पाने की जद्दोजहद में तथाकथित तौर पर जुटी हुई है और इसी क्रम के अंतर्गत जो तमाम प्रयास अलग अलग स्तर पर चलते रहते हैं, उनमें से एक प्रयास मीडिया के माध्यम से यह साझा हुआ कि उत्तर प्रदेश, जहां पर कांग्रेस का एक समय एक तरफा वर्चस्व हुआ करता था, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जड़ों को दोबारा स्थापित करने के लिए मदरसों के माध्यम से अल्पसंख्यकों को एक बार फिर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बताया कि हमने इसके संदर्भ में 5 बिंदुओं के आधार पर एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके माध्यम से कांग्रेस की रीति नीति से मदरसे से जुड़े हुए लोगों को परिचित कराया जाएगा और उन्हें वापस कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। शाहनवाज आलम का यह भी कहना था कि दरअसल कांग्रेस की दुर्गति हुई इसलिए कि एक समय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुसलमानों को उपेक्षित कर दिया गया और इसके चलते कांग्रेस के वोट अन्य पार्टियों में बढ़ गए। पर अब भूल सुधारने का समय है और कांग्रेस को अगर अपना खोया हुआ गौरव वापस हासिल करना है तो इस रास्ते से शुरुआत करनी होगी। लेकिन दरअसल ये शुरुआत कांग्रेस को मजबूती देने के संदर्भ में है या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर कालीन बिछाने की कोशिश है, यह भी हमें समझने की कोशिश करना है। जानने की कोशिश ये भी करनी है कि मदरसे, जिनका सामान्य तौर पर बोध ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में है जहां पर इस्लाम से जुड़ी हुई शिक्षाएं दी जाती हैं। यूं अरबी का यह शब्द किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए प्रयोग में आता है, पर भारत के संदर्भ में मदरसे का आशय स्पष्ट तौर पर यही रहा है कि वह शिक्षा केंद्र जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। तो क्या अब इस्लामिक शिक्षा के केंद्र राजनीति का माध्यम बनेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह कोशिश कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत करने में मददगार होगी या उसकी बची खुची जो जड़ें हैं वो भी उखाड़ देगी? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ एक गंभीर विमर्श करने का प्रयास हम शुरू करें उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र उसी उत्तर प्रदेश के महान राजनीतिज्ञ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिया हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है और राजनीति बुराई से लड़ती है। हम आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है जिसमें बुराई से विरोध की लड़ाई में धर्म का कोई वास्ता नहीं रह गया, जबकि राजनीति बेकार हो गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो ये बात कही थी, क्या वाकई आज वैसा ही चित्रित दोबारा होता नहीं दिख रहा है? इसी बात की रोशनी में हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं शाहनवाज आलम जी, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी इस चर्चा में खासतौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। साथ साथ हमारे साथ हैं जमीर अहमद जी, जो अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अयोध्या से महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, चंद्रासु जी महाराज, आपका भी स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत हम शाहनवाज आलम जी से ही करते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम बनाया आपने अपनी पार्टी के खोए हुए वजूद को पाने के लिए, उस वजूद को कि जब इस देश के अंतर्गत विधानसभा चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने 1952 के विधानसभा चुनाव में कुल 429 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में और 388 सीटों पर जीत हासिल की थी। अर्थात तकरीबन 90% सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी। और वह कांग्रेस
जब 2017 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरी तो 405 सीटों में से महज 7 सीटें ही जीत पाई। कुल मिला के जो पार्टी 90% सीटें हासिल किया करती थी, अब वो कुल सीटों के 2% के लिए भी तरस गई। तो शाहनवाज जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं क्या करने जा रहे हैं अपनी पार्टी के संदर्भ में जड़ें मजबूत करने के लिए। देखिए, इस डिबेट में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं, आपने जो इंट्रो रखी, बात की, शुरुआत की, उसमें मैं एक संशोधन कर दूं कि मदरसे का मतलब सिर्फ रिलीजियस स्टडी नहीं होता है। आप देश भर में कहीं भी सर्वे करवा लीजिए, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का रूप भी आपको दिखेगा। दूसरी बात, प्रेमचंद कोई रिलीजियस आदमी, मौलाना तो थे नहीं, वो भी मदरसे में पढ़े थे। दरअसल मदरसा इस देश में सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आज आप कहते हैं, इस रूप में एक जमाने में आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इल्म हासिल करने का, तालीम हासिल करने का अधिकार एक जमाने में नहीं था। और जब ये मदरसा सिस्टम आया, जिसको हम यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं आज के संदर्भ में, तो उसमें सबके लिए जगह होती है, सबके लिए पढ़ने के लिए स्पेस होता था। मीडिया ने और एक खास तरह की राजनीति ने मदरसों के इमेज को एक रिलीजन से जोड़ने का काम किया, जो उनको नहीं करना चाहिए था, या इसलिए उन्होंने किया कि इससे उनको राजनीतिक फायदा हो सकता था। तो सबसे पहले तो ये जो आपने इंट्रो रखा, उसमें ये आपको तब्दीली करनी चाहिए। ये भ्रामक तथ्य जो अभी आपने बात रखी। दूसरी बात, शाहनवाज जी, विनम्रता पूर्वक बीच में मुझे रोकना पड़ेगा, आपने शायद मेरी बात को पूरा सुना नहीं था। मैंने ये कहा था कि मदरसा दरअसल अरबी शब्द है जिसका आशय शिक्षा केंद्र होता है, लेकिन भारत के संदर्भ में मदरसे का आशय ऐसे शिक्षा केंद्रों के संदर्भ में है जहां पर इस्लाम से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती है। तो जो आप बात कह रहे हो उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मदरसे का अर्थ वास्तविक क्या है, वो ये है, और भारत में जो वातावरण बन गया है वो मैंने जानकारी साझा की थी। जी शाहनवाज जी। जनाब, वातावरण अगर बदल जाए तो सच को झूठ नहीं ना कह देंगे कि माहौल बहुत खराब है तो हम सच को भी झूठ बोलने लगे। जो तथ्य है वो तो तथ्य है। और ये धारणा और ये जो भारत में जो इंप्रेशन बना है, ये बनाया किसने है? ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत लंबे समय से काम करते हुए बनाया गया है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक है। जहां तक सीटों की बात अभी आपने कही, एक राजनीतिक दल के जीवन में अच्छे बुरे समय आते हैं। आज जो लोग सत्ता में हैं, इक्तदार में हैं, बहुसंख्यक बहुमत के साथ जो लोग सत्ता में हैं, एक जमाने में इनकी 2 सीटें हुआ करती थी, 1984 से लेकर 89 तक। एक जमाना वो भी आया कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उनका मात्र संगठन ये कहता था कि हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों के हत्या के आरोप तक लगे हैं। लेकिन आज वो बहुत मजबूत हो गए हैं। तो समय बदलता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक कालखंड को रोक करके उसी को हमेशा के लिए सत्य मान लें। आने वाले समय में हम लोगों को उम्मीद है कि ये स्थितियां बदलेंगी, और जो लोग विश्लेषण इस तरह से कर रहे हैं उनको भी अपने विश्लेषण में बदलाव करना पड़ेगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी में मुझे जो जिम्मेदारी है वो अल्पसंख्यकों के बीच काम करने की है। उसी तरह से दलित कांग्रेस है, ओबीसी कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सब अपने बीच काम कर रहे हैं। हम अपने बीच काम कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं, मदरसों में जा रहे हैं, मौलानाओं के बीच जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है उसके बीच भी जा रहे हैं, जो ओबीसी पसमानदा समाज का हिस्सा है, मुसलमानों का बहुत ही जो गरीब है, उसके बीच भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक जगह फोकस कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी मल्टी डायमेंशनल तरीके से काम करती है। हम मानते हैं कि मदरसों का एक बड़ा रोल हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है कि आजादी की लड़ाई में उनकी ताकत हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने देखी है कि किस तरह से उलमाओं ने सड़क पर उतर करके हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। हम उनसे इस बात को कह रहे हैं कि आज फिर से हिंदुस्तान के आईन को, उसके सभ्यता को, उसके सामाजिक ताने बाने को बचाने की जो लड़ाई है, उसमें कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग चाहती है, और इसलिए हम उनके बीच जा रहे हैं। ये एक सकारात्मक राजनीति है, ये बांटने वाली राजनीति नहीं है। ये सकारात्मक राजनीति है। कितने मदरसों पे फोकस करते हुए काम करने जा रहे हैं शाहनवाज जी। और दूसरा, जानने की दिलचस्पी है हमारी कि क्या अब शिक्षा के केंद्र, जहां पे केवल इस्लामिक नहीं बाकी शिक्षाएं भी दी जाती, जैसा आपने कहा,
तो वहां पर अब राजनीति की चर्चा के लिए आप संपर्क करेंगे और उसके माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्या एक नई परंपरा की शुरुआत है या आपको लगता है ऐसा सिलसिला पहले भी चल रहा था और इसे चलते रहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये आपको ऐसा लगता होगा, मैं नहीं जानता हूं आपके बारे में कि आप ये किस आधार पे कह रहे हैं। आजादी की लड़ाई में बहुत सारे तालिब इल्म, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जहां मैं छात्र हूं उसके प्रांगण में एक शहीद छात्र नेता की तस्वीर, मूर्ति लगी हुई है जो आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, लाल पद्मधर। तो एजुकेशन के लोग तो हमेशा से समाज को बदलने में, समाज को बचाने में, एक नई दिशा देने में रहते रहे हैं। राजनीति करना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। राजनीति अगर सकारात्मक है तो सबका स्वागत होना चाहिए, है ना। तो ये कोई नई चीज नहीं है। हम तो बहुत पुरानी परंपरा को फिर से आगे लेके चल रहे हैं, जहां विश्वविद्यालयों से छात्र निकलते थे और राष्ट्र निर्माण में आगे आते थे। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? एक सवाल और करता हूं शाहनवाज जी, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं दूसरे महानुभावों के पास जाके। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में एक आकलन राजनीतिक विश्लेषकों का यह रहा है कि वक्त गुजरने के साथ अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को खोते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी छवि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत बना ली। आपकी ये कोशिश क्या उस छवि को और मजबूत नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार नहीं होगी कि कांग्रेस तो केवल मुसलमानों के संदर्भ में चिंता करने वाली पार्टी है, बहुसंख्यक हिंदुओं का हित तो केवल भाजपा के साथ है। इस खतरे के संदर्भ में, इस आशंका के संदर्भ में शाहनवाज जी क्या सोचते हैं? देखिए जनाब, मैं जो मेरा डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी कांग्रेस, वो किसके बीच काम करेगी? वो माइनॉरिटी के बीच काम करेगी। हम उनके बीच काम कर रहे हैं। हमारे जो दूसरे विंग हैं वो दूसरे लोगों के बीच काम कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि अगर 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में 19.5% सरकारी आंकड़े में है, लोगों को यह लग रहा है कि अगर ये एक मुश्त कांग्रेस के साथ आ गया तो बाकी की जो अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं, वो लोग भी आ जाएंगे, तो कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे ना पहुंच जाए। ये उनको डर है कि कहीं 84 से 89 के बीच वाले में ना पहुंच जाए। आप याद रखिएगा, जब भी उत्तर प्रदेश में या पूरे मुल्क की मैं बात अभी खैर नहीं कर सकता यहाँ पे, जब भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट जब तक मिलता रहा है, कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है। और ब्राह्मण वोट, दलित वोट, अन्य पिछड़ी जातियों का वोट, फ्लोटिंग वोट, मिडिल क्लास वोट, ये सब तभी आएगा जब मुसलमान आएगा, क्योंकि मुसलमान एक तरह से सबसे सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी आप उसको कह सकते हैं। वो 19%, 19.5% सरकारी आंकड़े में है। सरकार बन जाती है 30% पे। जब से मदरसे वाली ये बात आई है कि हम उनके बीच काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी को हो रही है। उसको लग रहा है कि कहीं मुसलमान गया तो कहीं ब्राह्मण भी ना उसके साथ चला जाए, कहीं दलित भी ना चला जाए, कहीं अति पिछड़े भी ना चला जाए, कहीं मिडिल क्लास भी ना चला जाए, और भारतीय जनता पार्टी फिर से कहीं 2 के आंकड़े पे ना पहुंच जाए। ये उनको डर है, इसलिए उनको इसमें दिक्कत दिख रही है। शाहनवाज जी का कहना है। मैं सीधे प्रेम प्रकाश पांडेय जी के पास चलता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विचारवान राजनेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री हैं। और पांडेय जी, आपसे जानना है, जिस भगवा दुपट्टे को ओढ़कर आप जिस तख्त पर बैठे हैं, उसके पाए कितने हिलने लगे हैं शाहनवाज आलम जी की बात सुनकर? कितना आपको अपना सिंहासन डोलता हुआ महसूस हो रहा है आने वाले खतरे के संदर्भ में? भाजपा को वापस 2 सीटों पर पहुंचाने की बात शाहनवाज जी कह रहे हैं कि उनके मदरसों में सक्रिय होने की बात क्या हुई है? भाजपा कब कपाने लगी है? आपकी कब कपाहट पर प्रतिक्रिया? ये जो मदरसे हैं उसमें सिर्फ इस्लामिक शिक्षा नहीं होती है, अल्पसंख्यकों की नहीं होती है। तो ये इनको समझना चाहिए, मदरसा बोर्ड जो बना हुआ है राज्य शासन और शासन के माध्यम से, और जितने अल्पसंख्यकों के शिक्षा के क्षेत्र हैं, इसमें संवैधानिक दृष्टि से इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। उसमें कोई भी जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के में बाकी नहीं घुस सकते। ये बाकी लोगों को प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है। इनको पूरी सरकारी एड भी मिलती है और सारी चीज है। तो ये बात पहले अलग बात है। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि उलेमाओं ने बहुत आजादी के समय तो सारे लोगों ने काम किया था, सब लोग लड़े। लेकिन आजादी के बाद बहुत सारे आपके मदरसों से
इस देश में आतंकवादी भी बहुत से पैदा किए गए, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो पहले कांग्रेस थी, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई आजादी की लड़ाई के बाद इसको समाप्त कर देना चाहिए, और जो कांग्रेस टूटते टूटते यहां तक आई है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से खुद दिग्भ्रमित है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जब अमेठी से वे हार गए तो फिर वो भाग करके कहां गए, केरल गए, केरल में भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गए। लेकिन उसके पहले लोकसभा चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी ऊपर जनेऊ पहन करके घूमते थे और गोत्र बताते थे कि मैं ब्राह्मण हूं। रणदीप सुरजेवाला इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पे उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस का डीएनए ब्राह्मण है। और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण जो बात है, इनका जो सेकुलरिज्म है, वो वास्तव में मुस्लिम तुष्टीकरण ही है। और इस दृष्टि में वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, जितने भी वहां दल हैं, सबको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक एक बना रहे, और आजादी के बाद से लेकर के आज तक इन्होंने उसको वोट बैंक के रूप में ही यूज किया। और आज ये खुद मान रहे हैं कि इनकी रणनीति है कि 19-19.5% मुसलमान एक मुश्त होकर के कांग्रेस के साथ चले जाएं। अब ये भी मान रहे हैं, सपा वाले भी जा रहे हैं, बसपा वाले भी जा रहे हैं, और जितने हैं अपा पपा सब जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के चल रही है, राष्ट्रवादी विचारधारा जिसमें सब है, सबका साथ सबका विकास, तो उस विचारधारा को लेकर के हम चल रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस को, तो अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये दो प्रांत में तो इनको, जो वहां की रीजनल पार्टी है, ये आपके साइकिल के पीछे बैठे हैं या हाथी पे चढ़े हैं या कुछ न कुछ इनको हमेशा करना पड़ रहा है। तो इसलिए उससे हमारे राजनीतिक दृष्टि से कोई पाए हुए नहीं हिल रहे हैं। और ये जो इनका मूल चरित्र है कांग्रेस का, वो सामने आया है कि इस अल्पसंख्यक जो मदरसों को ये राजनीति का केंद्र बनाने जा रहे हैं, जो अपने आप को सेकुलर स्टेट के एक पायेदार बनते थे, जो संविधान का हमारा पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको आज आधार बना के दिख रहा है। पहले भी करते थे, आज खुलेआम कर रहे हैं। आज खुलेआम कर रहे हैं। लेकिन प्रेम प्रकाश पाटिल, मेरा एक सवाल है आपसे, ये विषय तो थोड़ा अलग होता है पर आपकी टिप्पणी चाहिए। हम इस देश में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पर अल्पसंख्यक कौन? स्वयं शाहनवाज आलम जी बता रहे हैं कि सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में 19.5%, लेकिन हम 20% हैं। कुल आबादी का 20% जिसका है वो भी अल्पसंख्यक है, और जो कुल आबादी का 0.1%, 2%, 4% है, वो भी अल्पसंख्यक। क्या प्रेम प्रकाश पांडे जैसा विचारवान राजनीतिज्ञ महसूस नहीं करता है कि इस देश में अल्पसंख्यक की नए सिरे से परिभाषा बनाए जाने की जरूरत है? कि अल्पसंख्यक कौन? अगर 20% वाले भी अल्पसंख्यक के दायरे में हैं, तो फिर जाके अल्पसंख्यक वास्तविक तौर पर जो लोग हैं, उनके हकों का, उनके हितों का संरक्षण कैसे होगा? और वास्तव में तो जो सबसे इस देश में अल्पसंख्यक हैं, जो सबसे कम है, वो पारसी लोग हैं। उनके बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है। जो आप बोल रहे हैं वो 0 पॉइंट इतने में आते हैं बेचारे, लेकिन उनके बारे में तो कभी चर्चा नहीं होती। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक मतलब क्रिश्चियन समाज। तो ये जो वोट बैंक है बड़ा, वो वोट बैंक जो है, उसके आधार पर अल्पसंख्यकों की बातें होने लगी। सीधे सामाजिक रूप से नाम ना लेकर के कि इस दृष्टि से या इस पंथ को मानने वाले लोग ना कह करके अब उसको अल्पसंख्यक कर दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल परिभाषा होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, मैं पाकिस्तान गया था दौरे पर, तो उस समय वहां देखा जो टोटल माइनॉरिटीज है वो 4% के अंदर है, जिसमें सब है। मतलब आपके हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो माइनॉरिटीज मीन्स जो है क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज साइजेबल,
तो अब तो जातियां भी बोलने लगे। बात है कि अल्पसंख्यक के संदर्भ में नए सिरे से व्यवस्था बननी चाहिए, लेकिन हम अपने मूल विषय पर रहते हैं और जमीर अहमद साहब के पास चलते हैं और जमीर अहमद साहब से नजरिया लेते हैं, जो अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव की। कि एक तरफ शाहनवाज आलम जी हैं जिनका कहना है कि अगर मदरसों के माध्यम से हम सक्रिय तो इसमें गलत क्या है, और कांग्रेस को वापस अगर अपना जनाधार पाना है तो मुसलमानों को विश्वास इतना होगा, मुसलमानों के लिए अब ये काम कर रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी का कहना है कि कांग्रेस का चरित्र उजागर हो रहा है और मदरसों से कभी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, पर आजादी के बाद तो आतंकी भी जो निकले हैं वो मदरसों से निकले हैं। पूरी इस चर्चा पर आपकी टिप्पणी जमीर अहमद साहब। ये पांडे साहब से हमारा इस चीज पे इख्तलाफ है कि मदरसों के लिए इन्होंने अभी कहा कि वहां से आतंकवादी निकले हैं, वहां से मुंशी प्रेमचंद जी भी निकले हैं, वहां से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब भी मदरसे से ही निकले थे। मदरसों को इस मुल्क में बहुत बड़ी देन है। बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यकों के अलावा, अल्पसंख्यक की अगर ये तारीफ कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान, तो मुसलमान अल्पसंख्यक के अलावा यहाँ पर सिख भी अल्पसंख्यक है, यहाँ पर ईसाई भी अल्पसंख्यक है, यहाँ पारसी भी अल्पसंख्यक है, यहाँ पर बौद्ध भी अल्पसंख्यक है और यहाँ पर जैनीज भी अल्पसंख्यक है। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक है गलत है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि मदरसा जो है वे शिक्षा के संस्थान है जहाँ पे हिंदी की भी शिक्षा दी जाती है, इस्लाम की भी शिक्षा दी जाती है। हम भी मदरसा चलाते हैं, उसके अंदर हमारे पास हिंदू स्टूडेंट भी है, वो भी पढ़ते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए कि बिहार में, बंगाल में भी हिंदू स्टूडेंट है जो मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। लिहाजा ये कहना कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए वो आतंकवाद के अड्डे हैं, इस मुल्क की तौहीन है, इस मुल्क के रहने वाले अल्पसंख्यकों की तौहीन है। हम इस चीज को बहुत बार कहा है और कहते हैं कि आप हमें, जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आप हमें अलग करके बात करते हैं और इसकी ही तकलीफ होती है। दूसरी चीज यह है कि अल्पसंख्यक मदरसों के अंदर अगर ये शाहनवाज आलम साहब जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे पांडे साहब भी जाएं, हमने कब मना किया, और जाते हैं। लिहाजा जब मदरसों के अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमानों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको समझेंगे, मुसलमानों की जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसको समझेंगे, जो उनका यहाँ सामाजिक पिछड़ापन है उसको समझेंगे, जिसकी तरफ के हमारे सचर कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। लिहाजा मदरसों की तरफ जाना कोई बुरी बात नहीं है, जैसा पांडे साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब वो दरवाजे गलत हैं, वहां नहीं जाना चाहिए, वहां तो आतंकवादी बनते हैं। लिहाजा अगर पांडे साहब जाते हैं इनका भी स्वागत है। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि सिर्फ मदरसे जाने के बाद मुसलमानों की समस्या हल हो जाएगी और वो उस पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे, यह ख्याल बिल्कुल गलत है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथी हैं वो हमेशा कहते कि साहब मस्जिदों से, मुल्लाओं से, मदरसों से फतवा आ जाता है और मुसलमान उस पार्टी को वोट देते हैं। मैं आपको बता दूं कि शाही इमाम अहमद बुखारी साहब के दामाद समाजवादी पार्टी से लड़े थे इलेक्शन, यहाँ पश्चिमी यूपी में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पे गई थी और खुद शाही इमाम साहब बैठ के वो इलेक्शन लड़ाए थे। द्विवेदी साहब ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। लिहाजा कोई फतवा नहीं चलता, बल्कि मुसलमान अपनी जो मुकामी समस्याएं होती हैं, जो मुकामी लीडर हैं उनकी जिंदाबाद करते हैं। हम कभी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद करते हैं, कभी शाहनवाज हुसैन जिंदाबाद करते हैं, यानी उसके अंदर ये भी तफरीक नहीं है। अगर मुसलमान मुकाबले पे है और जिस पार्टी को या जिस शख्स को हम पसंद करते हैं हम उसके पीछे चलते हैं, उसको वोट देते हैं। लिहाजा वहां पर भी कोई तफरीक पैदा नहीं होती कि हिंदू और मुसलमान की तफरीक पैदा हो। तो ना मस्जिद का ताल्लुक है ना मदरसे का ताल्लुक है, बल्कि ये पॉलिटिकल मामला है और हम उसी पॉलिटिकल सोच के पीछे चलते हैं। अभी देख लीजिए आप कि जहां पे 90% हिंदू वोट था बंगाल में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी। लिहाजा ये इल्जाम लगाना कि मुसलमान वोट देने के बाद किसी को हराते या जिताते हैं बिल्कुल गलत है। हाँ, हम तराजू में पासंग हैं, हम बैलेंस करते हैं, और हम बैलेंस इसलिए करते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हमें मिटाने की बात करती है, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे कल्चर पे हमला करती है, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ भेदभाव का मामला करती है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी पार्टी आए कि जो हमें कम से कम
ऐसी सुरक्षा जो सामाजिक सुरक्षा हो वो प्रदान करना चाहूंगा। आपने बड़ी हिमायत की इस बात की कि अगर शाहनवाज आलम साहब आ रहे हैं तो वो आए और पांडे जी आना चाहते हैं तो वो भी आए। आप हिमायत कर रहे हैं इस बात की कि भाई अगर शाहनवाज आलम साहब आ रहे हैं तो क्या दिक्कत की बात है, प्रेम प्रकाश पांडे जी भी आए। पर जो शिक्षा के संस्थान है, क्या उन्हें राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए? क्योंकि शाहनवाज आलम साहब मदरसों की हालत देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि मदरसे के माध्यम से अपनी पार्टी की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए आना चाहते हैं। वो वहां के बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब इस देश के स्कूल, ना केवल मदरसे, तमाम स्कूल और कॉलेज क्या राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का अखाड़ा बनेंगे? इसकी हिमायत जमीर अहमद साहब जैसे सुशील विद्वान लोग भी करेंगे? देखिए, ऐसा है कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो इस देश में है, वहां से क्या बड़े बड़े लीडर नहीं निकले? क्या वहां उन्होंने राजनीति नहीं की? क्या हम ये कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी या ये शिक्षण संस्थान जो है राजनीति का अड्डा बन गए हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि ये, चाहे आप जेएनयू देखिए, हमारे कई मिनिस्टर आज जेएनयू के भी हैं। लिहाजा शिक्षण संस्थान जो है वो इंसान बनाने का काम करते हैं, वो दिमाग बनाते हैं, वो इस देश को बनाने का काम करते हैं और वहीं से लीडर निकलते हैं। हमारे यहाँ अगर जाहिल लीडर होंगे तो मुल्क का यही असर होगा जो आज हो रहा है। वो लोग जो गाय और गोबर की बात कर रहे हैं वो इस जमीर अहमद साहब, यहाँ बात विश्वविद्यालय की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है छोटे छोटे स्कूलों के संदर्भ में। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माध्यम बनाकर उनके पेरेंट तक पहुंचने की कोशिश के संदर्भ में, उन संदर्भ में क्या अब इस सिलसिले को शुरू करने की जमीर अहमद साहब हिमायत करेंगे? नहीं, हिमायत की बात नहीं है। अगर ये आन के मिलते हैं और हमारी समस्याओं की बात करते हैं तो वेलकम। मैंने अभी अर्ज किया ना कि अगर पांडे साहब भी आते हैं तो हम इनको भी वेलकम करेंगे, लिहाजा हमें कोई दिक्कत नहीं है। अहमद साहब कुल मिलाकर इस कोशिश को जारी मानते हैं और साथ में प्रेम प्रकाश पांडे जी को भी आह्वान कर रहे हैं कि अगर आप उचित समझे तो आप भी आइए। लेकिन मेरे साथ में महंत चंद्राशु जी महाराज हैं। महाराज, आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस की कोशिश के संदर्भ में, क्या आप ऐसी कोशिशों की हिमायती हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बतौर धर्माचार्य आप सोचते हैं कि इस प्रकार के वातावरण से देश का माहौल बेहतर होगा? बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सभी की बात को शालीनता पूर्वक सुन रहा था। अब मेरी विनम्रता पूर्वक निवेदन करिए, सुनिए। पूरा देश अगर किसी जाति धर्म में बटेगा तो अगर कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमान को लेकर के चलेगी तो हिंदू फिर समाज का क्या होगा? और एक मुद्दा आपने बहुत देर से छेड़ करके रखा हुआ है और सब लोगों को उसमें राय भी आ रही है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, ये मदरसा की जो बात है वो विद्या के, शिक्षा के संदर्भ में अपने देश में है, परंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि मदरसों में जिसमें शिक्षा मिलनी चाहिए था और जिसमें से अभी लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे महापुरुष का नाम लेते हैं, अब्दुल हमीद जैसे का लोग नाम लेते हैं, वो आदरणीय है, प्रणम्य है, पर वो गिनती के लोग हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान होते हैं और ज्यादातर वो मदरसे से निकले हुए होते हैं। और आज आप राजनीति की, शाहनवाज भाई साहब की बात आप सुन रहे हैं, ये लोग आज के नहीं, वर्षों से मदरसों का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करते आ रहे हैं। और ये लोग बांटने का काम जो लोग शुरू किए हैं, ये यही लोग करते आ रहे हैं। और एक बार नहीं, कई बार मदरसों से तमाम शस्त्र, बारूद, क्या क्या नहीं निकला। तो मदरसा किस बेस पर, उसकी मतलब क्या दिक्कत, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर ये वास्तव में देश के अखंडता, एकता के साथ अपना देश मानते हैं तो मदरसा की जांच इनको करवाना चाहिए। और एक मदरसा नहीं, अनेक मदरसों का जो उपयोग इन लोगों ने किया है केवल आतंकवादियों को संरक्षण देने में करते आ रहे हैं। और वहां पर शिक्षा, कौन से लोग हैं जो निकल करके मदरसा से निकले और वो जाकर के सर्वोच्च उपदेश का अच्छा कर दिए? ज्यादातर अवसर आप देख लेंगे तो आतंकवादी बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि अगर हिंदू समाज के लोग 90% एक गांव में होंगे और 10% मुसलमान होंगे, 2 घर के मुसलमान होंगे, तो सुकून से चैन से जी सकते हैं। पर अगर कहीं 10% हिंदू समाज है, अपने देश की स्थिति है 10% हिंदू समाज है और 10% के बाद अगर 90 समाज मुसलमान है तो गांव को छोड़कर हिंदू समाज को पलायन करना पड़ता है। किस मदद से शिक्षा है ये? तो इस बात पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? कब तक राजनीतिकरण करेंगे? किसी भी
किसी भी मदरसा का उपयोग, शिक्षा का उपयोग किसी जातिगत के लिए, किसी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा संस्कार को देती है और शिक्षा का सर्वप्रथम कार्य है अपने देश का विकास के साथ, देश के साथ खड़े हो। जब बीजेपी बात करती है तब वो सबका साथ सबका विकास करती है। जब हिंदू बात करता है तब सर्वभौम सुखना की बात करता है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी जाति धर्म की बात तो नहीं आती। पर जब ये लोग बात करते हैं, जब ये लोग कांग्रेस वाले बात करते हैं, ये लोग सपा वाले बात करते हैं, तो यादव की करेंगे, मुसलमान की करेंगे, कभी तोड़ फोड़ की, केवल यही इनको करना है। और मैं और एक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, बीजेपी कहां जा रही है, कौन कहां जा रहा है, वो मुद्दे की बात नहीं है। मेन बात यह है कि इनके विचार जो थे उसका परिणाम ये कहां जा रहे हैं। जो कभी बहुत बहुमत की सरकार होती थी, इनके विचारधारा के कारण ही ये स्थिति खड़ी है। और ये विचारधारा इनकी चलती रहेगी तो अब देश के लोग जो हैं वो जग रहे हैं। और अभी तो इनके जागते जागते खोल करके आके स्वप्न देख रहे हैं, इनकी और बुरी स्थिति देश में होने वाली है। तो ये अपने अपने को देखना चाहिए और ऐसे उल्टे सीधे बयान न दे करके इन मदरसों को भी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ, अगर सच्चे मुसलमान हैं तो उनके खिलाफ खड़े होकर के काम करना चाहिए, न कि आतंकवादी के संरक्षण में रात को हुजूम इकट्ठा होना चाहिए, देश के टुकड़े करने की बात करना चाहिए, और न ही ऐसे तथ्यों के साथ, कुसमादी तथ्यों के साथ में इनको नहीं खड़े होना चाहिए। ये इनका कर्तव्य है। बड़े विस्तार के साथ चंद्रवंशी जी महाराज ने अपनी बातों को स्पष्टता के साथ कहा। उनका तो स्पष्ट तौर पर विरोध मदरसों के होने के संदर्भ में है कि मदरसों से कुछ ही लोग हैं जिनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर बात होती है, पर बहुतायत जो है वो उतनी गरिमापूर्ण या गौरवशाली नहीं है। हम उस मुद्दे पर शाहनवाज साहब जी के पास भी जाएंगे और जमीर अहमद साहब के पास में भी जाएंगे, लेकिन प्रेम कुमार जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जो सवाल मेरा शाहनवाज जी से था वहीं से शुरू करता हूं कि कांग्रेस पहले ही इन आरोपों से घिरी रहती है कि ये पार्टी धर्मनिरपेक्ष का चोला ओढ़कर मुस्लिम परस्त पार्टी बनकर रह गई थी और कुल मिलाकर हर एक के दिल से उतर गई थी। अब ये जो नया सिलसिला शुरू करने की कोशिश है प्रेम कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गोल्डन चांस क्रिएट किया जाएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में या देश के संदर्भ में, कांग्रेस को इसी स्तर पर घेरने के संदर्भ में एक बार फिर देगी? कांग्रेस का यही चेहरा है। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? बिल्कुल हिमांशु जी, क्योंकि ऐसी कोशिश होगी और ऐसी कोशिश हो रही है, इसलिए मीडिया में खबर है और इसलिए हम इस पर डिबेट भी कर रहे हैं। इस मसले को हम इस रूप में देखते हैं कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान आज तक जो एक अल्पसंख्यक फीलिंग होती है माइनॉरिटी में, वो हमेशा सत्ता के साथ बना रहना चाहता है। एक अल्पसंख्यक फीलिंग होती है, हिंदुस्तान में मुसलमान है, इनकी भी फीलिंग रही है और हमेशा सत्ता के साथ रही है। आप देखिए कांग्रेस को के साथ रही हो या कांग्रेस सरकार को बदलने में भी, जब कभी भी गैर कांग्रेस की सरकारें आई हैं, मुसलमानों का उसमें योगदान बढ़ चढ़कर रहा है, हमेशा से सत्ता के साथ रहने का रहा है। लेकिन अभी जो हमारे देश में केंद्र में सरकार है एनडीए की, इनकी एक अलग किस्म की पॉलिसी सामने आई। हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, हम बगैर मुसलमान जीतेंगे, और कई नेता खुलकर बोलते भी कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। बीजेपी के कई नेता बोलते भी है। तो एक अलग किस्म की सियासत आई कि मुसलमानों को छोड़ करके हम गैर मुसलमान या हिंदू वोट से हम सियासत करेंगे। इस किस्म की सियासत होने के बाद अब मुसलमानों को ये नजर नहीं आ रहा है कि किसको पकड़े, तब इनके पास मजबूरी हो जाती है कि बीजेपी को छोड़कर, अब बीजेपी चूंकि मुसलमानों को दुत्कारने और हिंदुओं को सत्कारने इस हिसाब से पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है, तो मुसलमानों के पास अब विकल्प नहीं है कि बीजेपी को छोड़कर जो कोई भी आए हम उसके साथ लामबंद हो। ये जो एक स्थिति बनी। और पॉलिटिकली दूसरी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त नारा दिया हिंदुस्तान में कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो जिनको दुत्कारने वाले अब दो रह गए ना, एक तो मुसलमान और दूसरी तरफ कांग्रेस। अब ये दुत्कारने वाले जिनको दुत्कारा जा रहा है, ये दोनों एकजुट हो जाते, लेकिन एकजुट नहीं हो पाए। ये कांग्रेस की भी दुर्दशा है, मुसलमानों की भी दुर्दशा है।
ये साफ तौर पर मैं लोकसभा चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए या बिहार में ले लीजिए, जिन जगहों पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। बिहार में कटिहार, किशनगंज जैसे इलाकों, किशनगंज छोड़ के अररिया, बाकी तमाम 40-39 सीटें जो हैं बीजेपी ने जीती थी, जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। कारण वही था क्योंकि मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास नारे में कहीं न कहीं विश्वास नजर आया था। लेकिन बाद के दौर में जो राजनीति बढ़ी है उसमें मुसलमानों को दुत्कारने की जो सियासत है वो आज अपने आप को अलग थलग पा रहे हैं। अब ये जो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक समूह के नेता शाहनवाज जी के पास जो टास्क है मुसलमानों को एकजुट करना, इसमें कौन सी गलत बात है? वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता है तो अल्पसंख्यक को ही जोड़ेंगे। अरे ब्राह्मण नेता थे, अभी अभी आपने देखा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए जितेंद्र प्रसाद, तो ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे थे, लेकिन उनकी चर्चा तब तक नहीं हुई जब तक वो बीजेपी में नहीं आ गए। बीजेपी में आए तो बहुत बड़े ब्राह्मण चेहरा हो गए, लेकिन कांग्रेस के भीतर रह के वो ब्राह्मणों के लिए एकजुटता करने का काम कर रहे थे तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज करने से बीजेपी का फायदा होता, बीजेपी का नुकसान होता, क्षमा कीजिए। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को रिकॉग्नाइज करने से कि देखो देखो कांग्रेस मुसलमानों की बीच जा रही है, इसमें बीजेपी का फायदा है, इसलिए ये चर्चा में है, ये खबर है, ये इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सियासत है। लेकिन कांग्रेस को हम आपको फिर एक और बात याद दिलाना चाहेंगे कि इस देश में जो कश्मीर मुद्दे को लेकर के जो राजनीति हुई, उसके बाद कांग्रेस ने खुल करके कश्मीर मुद्दे पर अपनी राय रखी, वहां के अल्पसंख्यकों के पक्ष में बोला, इस बात की परवाह किए बगैर कि देश के, हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में राजनीतिक रूप में उसको नुकसान होगा। कांग्रेस ने उस नुकसान को झेला और वोट बैंक का भी नुकसान किया। तो यहाँ पर मैं, जो लोग अब तक तुष्टीकरण की बात करते रहे, तुष्टीकरण तो वोटों के फायदे के लिए होती है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ने वोटों के नुकसान के लिए तुष्टीकरण का काम किया। लेकिन इसको तुष्टीकरण नहीं बोलते। वक्त के समय पर सही बात बोलने का जज्बा जो है इंसान राजनीतिक दलों को दिखाना चाहिए। किसी को नकारात्मक राजनीति की, हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, इस किस्म की सियासत का तात्कालिक फायदा तो हो सकता है राजनीतिक दल को, लेकिन दीर्घ काल में ये देश की राजनीति के लिए खतरनाक साबित होगा। ये बात मैं साफ कहना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास तुरंत वापस लौटूंगा। एक बार मैं चंद्रांशु जी महाराज का हस्तक्षेप सुनना चाहता हूं। उन्हें काफी आपत्ति महसूस हो रही थी आपके कथन पर। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, लेकिन आपसे बात मेरी पूरी नहीं हुई है। जी चंद्रांशु जी महाराज। मैं एक बहुत मेरे मन में बात चल रहा था, इसलिए बीच में रोकना पड़ा मुझको। ये जो भी लोग हैं, मुझको एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ मुस्लिम समाज के बड़े चेहरा हैं और उनका बड़ा नाम भी है और प्रबुद्ध लोग भी हैं, समाज में ऐसी स्वीकारिता है उनकी। एक पैनल पर मेरे साथ कुछ भाई लोग, मेरे सहयोगी लोग बैठे हैं। या तो जो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम भाई अच्छे पद पर बैठे हैं तो वो ना समझ है, या तो यहाँ पर जो मेरे पास पैनल में बैठे हुए ज्यादातर लोग हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अपने इन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों की ये बात कब समझ में आएगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के बाद कोई सरकार चुनी जाती है और जब सरकार बन जाती है तो हिंदू और मुसलमान की सरकार नहीं होती, वह देश की सरकार होती है, वह प्रदेश की सरकार होती है। और जब मतदान में जब कोई सरकार चुन ली जाती है तो हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, देश का कोई भी नागरिक हो, वो सबका होता है। तो ये तो हिंदुओं की सरकार बार बार कहते हैं, ऐसी भाषा इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनका भी देश है तो प्रधानमंत्री भी इनका है, इनका प्रदेश है तो मुख्यमंत्री भी इनका है। ये बात इनके मन में बैठ जाना चाहिए। दूसरी बात, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है चंद्रांशु जी महाराज, लेकिन हमने भाजपा की सियासत को बड़ी नजदीक से देखा है। ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस की सियासत है। आदिवासी वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए, हम आए तो देंगे, ये बोलने वाली भी भाजपा है। समय समय पर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बात करने वाली सारी ही पार्टियां हैं। कोई पार्टी उसमें अपवाद नहीं है, लेकिन हम अपनी चर्चा को बनाए रखते हो। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कश्मीर के संदर्भ में कांग्रेस ने वोटों की चिंता नहीं की। अभी दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था, कांग्रेस के 2 नेता समर्थन में नहीं आए, जबकि दिग्विजय सिंह ने वही बोला था जो कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव था, पर किसी के मुंह में समर्थन से आवाज नहीं आई।
किस कांग्रेस की बात करते हैं आप और कैसे उसकी दलील देते हैं? जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं हिमांशु जी, लेकिन आपकी बात को हम पलट कर बोल सकते हैं कि कांग्रेस का कोई भी नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयान देने आया क्या? नहीं आया। इसको इस तरह से दे, ये इनकी सांगठनिक समस्या हो सकती है। जो आजकल तो बड़े मुद्दों पर कांग्रेस में विमर्श भी नहीं हो रहा है, मीटिंग भी नहीं हो रही, ये उनकी सांगठनिक समस्या हो सकती है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने वही बोला जो कांग्रेस की पॉलिसी रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, सहमत हूं। अब मेरी बात इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन प्रेम कुमार जी इसी से संतुष्ट हो जाना चाहते हैं कि चलिए दिग्विजय सिंह के विरोध में किसी कांग्रेस के नेता ने तो नहीं बोला। लेकिन मैं शाहनवाज जी वापस आपके पास लौटता हूं इस चर्चा के अंतर्गत। जिन मदरसों की हम बात कर रहे हैं उन मदरसों का इस देश में इतिहास 1000 साल पुराना है। देश के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो मोहम्मद गौरी ने पहला मदरसा इस देश में अजमेर में बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा बनाया, फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इन लोगों के दौर में भी मदरसे की व्यवस्था चली और तकरीबन 800 साल तक इस देश में शिक्षा का माध्यम मदरसे बने अलग अलग सल्तनत काल में। जब अंग्रेज आए तब इस व्यवस्था को बदला गया। अब उन मदरसों के संदर्भ में देश में अलग अलग नजरिया है। कई राज्यों ने तो बाकायदा मदरसों को प्रतिबंधित कर दिया है, जैसे असम के अंतर्गत मदरसे खत्म कर दिए गए। अब आप अपनी सियासत में तो मदरसों के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं और आपकी पार्टी के तमाम नेता, जिसका जिक्र प्रेम प्रकाश पांडे जी कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जनेऊ भी जो है कुर्ते से बाहर पहनकर घूमना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता एक भ्रमित पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रह रहे हैं आप? तय नहीं कर पा रहे जाना कहां है, किस तरीके से जाना है। क्या कहेंगे शाहनवाज जी, क्या आपकी कोशिशें पार्टी को और मुश्किल में तो नहीं डाल देगी? भ्रम में हिमांशु जी मुझे लगता है भ्रम में आप हैं। आपने इतना अध्ययन कर लिया मदरसों के बारे में, मौलानाओं के बारे में, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में शाही इमाम बुखारी साहब का जो पत्र था अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा को वोट देने के संदर्भ में जो उन्होंने अपील जारी की थी, ये पत्र आपको क्यों नहीं मिला? जी, इस पत्र पे आपका नजर क्यों नहीं गया? जी, दिक्कत है, कोई नजरिए का प्रॉब्लम है ना। नजर तो जा सकता था। कोई नजरिए का प्रॉब्लम नहीं है। बदलते दौर के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता ये चुन लिया कि कुल मिलाकर अब हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये उनकी राजनीति में दिखाई देता है शाहनवाज साहब, और इस राजनीति को कोई भी जना सराहता नहीं है कि इस देश के अंतर्गत, इस देश का जो विविधता का चरित्र है, उसमें एक वर्ग विशेष को सीधे खारिज कर दिया जाए। इसकी हिमायत कोई भी एक समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस की राजनीति के अंतर्गत चेहरा यह बन गया कि यह पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत है और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बहुसंख्यकों की उपेक्षा करती है और भाजपा इसे भुनाते हुए इस समय दिखाई देती है। शाहनवाज जी, इसकी रोशनी में आपकी टिप्पणी की अपेक्षा है, बहुत स्पष्ट शब्दों में। हिमांशु जी हमारी टिप्पणी, फिर देखिए हमारी टिप्पणी ये है कि आप सिलेक्टिव हो रहे हैं। आपको जो भी पांडे जी हैं भाजपा के, उन्होंने काफी लंबी चौड़ी बात की, आपने उनको बहुत स्पेस भी दिया। मदरसों पे उन्होंने सवाल उठाए। एक जो तथाकथित धर्मगुरु भी शायद कोई बैठे हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं वो, उन्होंने भी आतंकवाद पे बात की। आप उनसे पूछिए मेरी तरफ से कि गोडसे किस मदरसे से निकला था, कर्नल पुरोहित किस मदरसे से निकली थी, ये भी तो बताएं। और अगर मदरसों से, उलेमाओं से दिक्कत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी 2004 के जब चुनाव में गए तो उनको इमाम बुखारी के पत्र की क्यों जरूरत पड़ी? ये भी तो एक सियासी सवाल होना चाहिए था ना। ये सवाल आपको नहीं दिखा। अभी एक साहब अफवाह फैला रहे हैं बैठ करके कि जहां मुसलमान 10% होता है उसको, जहां हिंदू 10% रहे उसको पलायन कर जाना पड़ता है। रामपुर और सीतापुर का नाम कभी मुसलमान नवाब थे, वहां उन्होंने कभी नाम भी नहीं बदला, ना किसी को पलायन करना पड़ा, और ताकत के साथ वहां मुसलमान नवाब थे, जिम्मेदार थे। लेकिन उन्होंने ना तो किसी ऐसा इतिहास में कोई तथ्य मिलता है कि किसी को पलायन करना पड़ा, और ना उन्होंने कभी नाम बदलने की कोशिश की। तो कोई भी डिबेट हो, स्वस्थ हो, पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर बैठ के गंभीर बातचीत हो ना, तब वो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। पॉलिटिकल जिम्मिक का कोई मतलब नहीं होता है, समझ रहे हैं हिमांशु? पॉलिटिकल गेमिंग के अंतर्गत बात कैसे कर रहे शाहनवाज जी? तथ्यों पे बात करते हैं ना। तथ्यों के अंतर्गत आपसे सवाल है
कि जिस कांग्रेस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका स्वयं का बयान है कि मुसलमानों की उपेक्षा हुई इसलिए कांग्रेस से मुसलमान विमुख हो गए। आपसे सवाल करता हूं, क्या नहीं किया कांग्रेस ने मुसलमानों के संदर्भ में, जिसके चलते मुसलमानों को विकल्प खोजने पड़े? क्या इसका कोई उत्तर शाहनवाज आलम जी देना चाहेंगे? एक गंभीर विमर्श के तहत आपसे सवाल है कि क्या चूक हुई कांग्रेस से, क्या भूल हुई कांग्रेस से, क्या गलती हुई कांग्रेस से, जिसके चलते मुसलमानों ने कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं देखा? आप गंभीर विमर्श कहां कर रहे हैं? आप तो अफवाह फैलाने वाले लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरी तरफ से पूछिए उनसे कि गोडसे किस मदरसे से निकला था, कर्नल पुरोहित किस मदरसे से निकला था। ये सवाल पूछने में डर लग रहा है क्या आपको? एक बार चंद्राशु जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं? चंद्राशु जी महाराज, इच्छा है शाहनवाज जी की, सवाल है उनका, ये नाथूराम गोडसे किस मदरसे से निकला था, सवाल है उनका कर्नल पुरोहित किस मदरसे से निकले थे। मैं बताता हूं इनको, इनकी परेशानी ये है कि अगर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की जो बात करता है वो राजनीतिक पार्टी हो जाता है। किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले उसका बायोडाटा पीछे का देख लेना चाहिए। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेरा कभी भी कोई मतलब, मैंने सदस्य भी नहीं दी, तो राजनीतिक होने का कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात, नाथूराम गोडसे का आरोप इन्होंने मुझ पर किसी पर भी मत दिया, पर आरोप लगाने से इस बात को इनको जानना चाहिए कि किसी पर आरोप लगाने से कभी आरोप साबित नहीं होता और कभी किसी पर आरोप साबित नहीं है। ये इनकी मनगढ़ंत केवल घटना ही है। तीसरी बात, मेरी और जिम्मेदारी पूर्वक बात सुन लीजिए, ये पढ़े लिखे लोग जैसे बात करके ये अनपढ़ जाहिलों वाला जो काम करते निरंतर आ रहे हैं, इसीलिए इनको इनकी दुर्गति ये बनी पड़ी है। ऐसे लोगों के कारण एक मुसलमान को देश में रह करके भी देश के साथ खड़ा कभी नहीं पाएंगे। ये उसके साथ में जाएंगे जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए काम करेगा। ये उसके अगेंस्ट में जाकर के उसकी मदद करने का रास्ता ढूंढेंगे। और ऐसे कुछ जो अभी टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं, ऐसे लोगों के कारण जो देश के सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं, वो इन लोगों की वजह से वो भी पीड़ा सह रहे हैं और वो भी कहीं उपेक्षित हो रहे हैं। जबकि ये कोई रहनुमाई करने वाले कोई फरिश्ता नहीं है। देश का मुसलमान है तो देश का सारी व्यवस्था उसकी है। और जब कोई भी, मैंने अगर ये बात कहा कि सबका साथ सबका विकास आता है, तो सबके साथ सबके विकास में कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं आता। बीजेपी या कि कोई भी कांग्रेस, तो कोई पार्टी जब विकास करती है तो सबका विकास होता है, तो उसमें कोई नाम नहीं आता। अगर मैंने इस बात को, सवाल तो उठता है ना, दो सवाल आपकी सारी बातचीत में अनुत्तरित रह जा रहे हैं। एक सवाल जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपने बड़ी सहजता से कहा कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। शाहनवाज आलम साहब का सीधा प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे किस मदरसे से निकला था। क्या इसको उत्तर चंद्राशु जी महाराज देना चाहेंगे? एक। और दूसरा सवाल मेरा प्रेम प्रकाश पांडे जी से, बारी बारी से आता हूं कि प्रेम प्रकाश पांडे जी, सबका साथ सबका विकास सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अब तो आपने जोड़ दिया सबका विश्वास। पर यह कौन सा विश्वास है कि 405 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत एक मुस्लिम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को आप प्रत्याशी नहीं बनाते हैं? ये सवाल आपके नजर है। पहले चंद्राशु जी महाराज से सवाल, नाथूराम गोडसे किस मदरसे से निकला था, ये जानना चाहते हैं शाहनवाज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये प्रश्न बहुत लोगों से और पूछा गया है। ये सवाल मेरे द्वारा, इनके सवाल का उत्तर मेरे द्वारा एक बार देश को जानना चाहिए। जो स्थिति है, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे निगाह में गांधी जी भी देशभक्त हैं, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और नाथूराम गोडसे भी, कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थिति खड़ी होती है कि दो भाई एक साथ होते हैं, पर कोई वैचारिक मतभेद के कारण कभी कभी कुछ हो जाता है। ये नाथूराम गोडसे की और महात्मा गांधी की कुछ ऐसी ही घटना है जो उनका पूरा अगर स्टेटमेंट सुनेंगे, मैंने भी नाथूराम गोडसे को सुना और उसमें उन्होंने महात्मा गांधी की सराहना किया है, उनके कार्यों की भी उन्होंने प्रशंसा किया है। और एक परिस्थिति को लेकर के उनकी आपस में नहीं बन पाई, जिसके कारण नाथूराम गोडसे ने एक ऐसा कदम उठा दिया। अब उन दोनों की आपस को बात लेकर के किसी पर आरोप ठोक देना या आरोप लगा देना बिल्कुल मेरे समझ से ये बुद्धिमानी नहीं है। और किसी को इस तरह से बुद्धिमानी नहीं मानता है, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जो कार्य को अंजाम नाथूराम गोडसे ने दिया था वो एक आतंकी घटना थी। इस आजाद भारत का पहला आतंकी भी अगर नाथूराम गोडसे को करार दिया जाए तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो कार्य किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो कार्य जायज है तो फिर तो इंदिरा गांधी की हत्या के संदर्भ में भी उन लोगों के पास दलील है,
ब्लू स्टार ऑपरेशन के संदर्भ में, क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में भी दलील है लिट्टे के द्वारा, तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? कम से कम ऐसी बातों के लिए तो गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपके पास आ रहा हूं। शाहनवाज आलम साहब ने वो सवाल नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर क्यों ऐसा अविश्वास कि 405 सीटें होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा की, एक सीट पर भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को आप प्रत्याशी बनाने के लिए तैयार नहीं होते? उस मुस्लिम समाज का जिसकी आबादी तकरीबन 20% है, क्या उसका प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं? क्या उसके संदर्भ में आपके पास में एक अदद व्यक्ति नहीं निकाल पाते आप प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में? कुछ कहेंगे? मैं आपके इस प्रश्न का तो उत्तर देता हूं, लेकिन 2-3 बातें हैं जो पहले आई है। पहली बात, जो अपने मदरसे की तरफ से बात आई, तो मैं बिल्कुल इस बात का कि मदरसा अगर 1000 साल पहले रहा, उन्होंने कहा कि भाई विश्वविद्यालयों से नेता निकलते हैं, मदरसे जो स्कूल है उसको राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहिए, और मदरसों के चलाने वाले लोग राजनीति के माध्यम बन रहे हैं। और दूसरा, जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि मुसलमानों को दुत्कारो और हिंदुओं को सत्कारो, हमारा हिंदू मुसलमान ही नहीं, जो देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, किसी भी समाज का है, उस सबका सत्कार करने वाले हैं, और जो राष्ट्र विरोधी है उसको दुत्कारने वाला हमारा सिद्धांत है। तो किसी मजहब के आधार पर दुत्कारना, और ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो मालूम है मोहम्मद करीम छागला ने उसकी प्रेसाइड किया था। तो इसलिए ये मामला जो है कह देना कि भारतीय जनता पार्टी ने कि वो मुसलमानों के विरोधी हैं। और जहां तक नाथूराम गोडसे की बात है, तो नाथूराम गोडसे उसी हिंदू महासभा से आते जिस हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय थे, जिस हिंदू महासभा के आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। नाथूराम गोडसे ने जो कृत्य किया, महात्मा गांधी की हत्या, वो जो है उसकी निंदा करते हैं, और उसको कोई भी, जो आपने कहा आतंकी घटना, बिल्कुल हम उसको भी आतंकी घटना मानते हैं। लेकिन अगर संस्थागत बात होगी तो संस्थागत में गोपाल कृष्ण गोखले और उस समय हिंदू महासभा और कांग्रेस सब लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं। जहां तक आपने कहा कि एक भी आदमी नहीं, देखिए हमारे जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, अपने अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, वो वहां से हमारे मऊ से भी चुनाव लड़े, रामपुर से भी लोकसभा, मुख्तार अब्बास नकवी जी, और हमारे शाहनवाज जी लड़ते रहे। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। हमारे जफर इकबाल जो है वो राज्यसभा में सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये जरूर है, दलील है। प्रेम प्रकाश पांडे जी, मेरा सवाल था 405 सदस्यीय विधानसभा उत्तर प्रदेश की, एक प्रत्याशी नहीं दिया आपने उस समाज से। उत्तर खोजना होगा आपको इसके संदर्भ में। लेकिन मैं वापस शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं। आपने चाहा था आपके सवालों के उत्तर मिले, मैं गया। अब मुझे आपसे उत्तर की अपेक्षा है। कांग्रेस से वो कौन सी गलती हुई, कांग्रेस से वो कौन सी भूल हुई, कांग्रेस से वो कौन सी चूकें हुई जिसके कारण मुस्लिम समाज का विश्वास कांग्रेस से चला गया? उस मुस्लिम समाज का जिसके तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगते हैं, क्या कहेंगे शाहनवाज जी? देखिए, सांगठनिक ढांचा कमजोर था, इसलिए हम लोगों के बीच नहीं जा पाए। जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, गांव सभा तक हमारी कमेटी बन गई है। जब संगठन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है वोट मिलेगा। इस वक्फे में क्या हुआ कि संगठन हमारा कमजोर पड़ गया था, जिस वजह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम गैर मुसलमानों के बीच भी उस तरीके से संगठन का संदेश नहीं ले जा पाए। इस वजह से हमको नुकसान हुआ। अब इस कमी को हमने पूरा कर लिया है, हमारा संगठन बन गया है। हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं, जितने अलग अलग कम्युनिटीज के बीच काम करने वाले संगठन हैं, सभी लगे हुए हैं। सब लोग एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, मुसलमानों के बारे में जब भी कोई बात हो तो एक सेट पैटर्न है मीडिया का और आरएसएस का, बीजेपी का, कि वो उसके ऊपर सवाल उठाने लगे कि आप
तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो दरअसल इसलिए करते हैं कि मुसलमान और कांग्रेस में दूरी बनी रहे, क्योंकि उनको तो ब्राह्मण भी आ जाएगा, दलित भी आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट फिर से 2 पे चली जाएगी, जो 84 से 89 के बीच था। तो ये जो डर है, इस डर को बनाए रखने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हम उस पर काम आ जाए, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं बातचीत को समापन के स्तर पर ले जाना चाहता हूं। एक तो जमीर अहमद साहब और प्रेम कुमार जी की आखिरी टिप्पणी मुझे चाहिए। जमीर अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके सरोकार किस बात से हैं? कांग्रेस पार्टी मदरसों के माध्यम से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, इन कोशिशों को आप सलाम करते हैं, या आपको लगता है कि मदरसों की अपनी समस्याएं हैं, सियासत का अखाड़ा बनाने के स्थान पर देश में मदरसे एक महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभाए, इसकी दिशा में कोशिश करनी चाहिए? ये आपसे सवाल है शाहनवाज साहब से, और शाहनवाज साहब ने उसका सही जवाब नहीं दिया कि ये अल्पसंख्यक कांग्रेस से दूर क्यों होंगे। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये तुष्टीकरण का जो इनके ऊपर इल्जाम लगता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी और इसी के जो संगठन है वो लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों का जो सबसे बुरा हाल हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ, और उसकी जो रिपोर्ट है वो आप बैठा के देख लीजिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। लिहाजा सच्चर साहब मुसलमान तो थे नहीं, वो भी ब्राह्मण थे। तो मुसलमान इस वजह से दूर हुआ कि मुसलमान का सामाजिक और सोशल जो दर्जा था वो लगभग इन्होंने खत्म कर दिया था। मेरा ख्याल है ये उसी विचार को, उसी भावना को जो मुसलमान में कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुई है, उसे दूर करने के लिए मदरसे के माध्यम से मुसलमान तक पहुंचना चाहते हैं। मेरा ख्याल अपना ये है, और मेरा इनको मशवरा भी है कि सिर्फ मदरसे के माध्यम से नहीं, बल्कि मुसलमान बुद्धिजीवी जो वकील हैं, जो दूसरे बुद्धिजीवी हैं, उनके दरमियान भी ये जाएं और उनके दरमियान बैठक करें, उनसे बात करें और अपनी बात को मजबूती के साथ रखें। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये उन बुद्धिजीवियों तक पहुंचेंगे, वक्त कम है, इलेक्शन नजदीक है, और समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है और जिस हिसाब से तोड़ फोड़ हो रही है यहाँ, वो जी इनके लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी बात पांडे साहब के जवाब में एक देना चाहता हूँ, वो ये है कि पांडे साहब, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन यकीन मानिए जो अभी हमारे प्रधान संपादक साहब ने आपसे सवाल किया था कि 405 में एक भी सीट आपने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया, वो बेशक बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान इस देश में जैसे बॉडी है, हमारा जिस्म है, उसमें हाथ पांव सर आंख नाक कान है, तो हम भी उसका एक हिस्सा है। और अगर आप इस एक हिस्से को, एक पांव को सड़ा देंगे, इसको काट के फेंक देंगे, तो ये मुल्क, ये जिस्म जब सेहतमंद नहीं कहा जा सकता, तो ये मुल्क भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा आपको मुसलमानों को प्रेम से अपने साथ गले लगाकर चलना पड़ेगा, और जिस विकास की बात आप करते हैं, वो विकास और वो टारगेट जो आप लेके चल रहे हैं, वो तभी मिलेगा कि जब आप मुसलमानों को और इस देश के सारी ही आबादी को साथ लेके चलेंगे। अगर आपने किसी जात, धर्म या किसी और बुनियाद पर साथ छोड़ दिया, तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, और हम एक कमजोर मुल्क होंगे। और चाइना और पाकिस्तान, बड़ी सार्थक बात जमीर अहमद साहब के माध्यम से साझा हुई है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। उन्होंने एक बड़ा साफ दृष्टिकोण रखा है। लेकिन कार्यक्रम के समापन के लिए मैं प्रेम कुमार जी आपके पास जानना चाहता हूं, और मेरा आपसे सवाल है, क्या कांग्रेस की कोशिशें, जैसा शाहनवाज साहब को बड़ा अखर गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सवाल उठे, लेकिन अगर कांग्रेस इसी प्रकार से सवालों के जवाब देने के स्थान पर सवाल करने वालों पर सवाल उठाएगी, तो आपको लगता है सेहत सुधर जाएगी? हिमांशु जी को नहीं देते, हम अपने दर्शकों को सवाल का जवाब देते जो पूरी चर्चा सुन रहे होते हैं, इसलिए हम सवाल का जवाब दें। अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूं कि ये तुष्टीकरण की बात हो रही थी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों लगभग इस बात को मानते हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। खुद मुसलमान भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। और लेकिन क्या इसका जवाब
नफरत की सियासत होगी, या कि इसका जवाब होगा कि हम मुसलमानों को टिकट ही नहीं देंगे। उदाहरण दे रहे थे प्रेम प्रकाश पांडे जी बहुत सारे, उसमें शाहनवाज हुसैन जी का भी नाम आया था। बिहार में उनको टिकट नहीं दिया गया, वही पॉलिसी थी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देना। ये खुल्लम खुल्ला पॉलिसी रही है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आज देखिए यही तुष्टीकरण का आरोप ममता बनर्जी पर भी लग रहे थे, लेकिन कहा ममता बनर्जी तो प्रचंड बहुमत से हिंदुओं का भी वोट लेके, मुसलमानों का भी वोट लेकर के सत्ता में हाजिर है। यही तुष्टीकरण के आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगे थे, लेकिन पिछला चुनाव तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ने ही जीता था, बीजेपी से पहले की सरकार उनकी ही थी। लेकिन कहने का मतलब है कांग्रेस अगर कमजोर है तो निश्चित रूप से मैं सहमत हूं जमीर अहमद साहब के हिसाब उनके दलील से कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के बारे में एक धारणा बनी है कि मुसलमानों का उनके रिजीम में विकास नहीं हुआ है। अब इस चीज को ठीक करने के लिए कांग्रेस प्रयत्न कर रही है। शाहनवाज जी उदाहरण है कि वो प्रयास करने निकले हैं। इस चुनाव में हो सकता है इनको फायदा न मिले, लोगों को विश्वास न दिला पाए, लेकिन अगर ईमानदारी से निकलेंगे तो अगला चुनाव में विश्वास दिला पाएंगे। लेकिन धर्म से कुल मिलाकर हम बातचीत को समापन में ले जाते हैं और कुल मिलाकर कांग्रेस ने नए सिरे से कोशिश की है, शाहनवाज उसका माध्यम बन रहे हैं। शाहनवाज जी अगर ठीक नीयत के साथ में प्रयास करेंगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस शायद अपने उस खोए हुए गौरव को प्राप्त कर पाए, जिसका जिक्र आजकल हम अपनी चर्चा में करते हैं पर वर्तमान में देख नहीं पाते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मशहूर शायर और मरहूम शायर राहत इंदौरी का लिखा हुआ है। उन्होंने ये हिंदू मुसलमान की सियासत को लेकर एक कमाल का शेर कहा। वो शेर ये था कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादा प्रणाम।